नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे लद्दाख के उस आंदोलन की जो शांतिपूर्ण मांगों से शुरू होकर हिंसा की आग में बदल गया। 4 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा घायल, कर्फ्यू और अब पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी। केंद्र सरकार ने उनके एनजीओ स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख सैकमॉल उसका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया, क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा था, ऐसा कहना जाए तो। क्या सोनम वांगचुक हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं? वाकई क्या विदेशी हस्तक्षेप की साजिश नजर आ रही है? और उनकी गिरफ्तारी के क्या परिणाम होंगे? क्या ये मुद्दा बातचीत से सुलझाया जा सकता था? आइए इसकी गहराई से पड़ताल करें, इसमें गहराई में उतरें। ये कहानी है लद्दाख की स्वायत्तता की मांग, युवाओं के गुस्से और कार्यकर्ताओं के संघर्ष की। तो सबसे पहले समझते हैं आंदोलन के मूल कारण को। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि वादे पूरे नहीं हुए। वे राज्य का दर्जा, स्टेटहुड और संविधान की 6ठी अनुसूची शेड्यूल 6 के तहत जनजाति सुरक्षा चाहते हैं, भूमि, नौकरियां और पर्यावरण की रक्षा के लिए। लद्दाख एपेक्स बॉडी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA, इन दोनों संगठनों ने 10 सितंबर 2025 से हंगर स्ट्राइक शुरू की। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा बने। वे सैकमॉल के संस्थापक भी हैं, जो कि एक NGO है जो लद्दाख के छात्रों को शिक्षा और पर्यावरण जागरूकता की शिक्षा देती है, उनको पढ़ाती है, उनको बताती है। शेड्यूल 6 की मांग को लेकर वांगचुक की पिछले 15 दिनों तक चली भूख हड़ताल ने युवाओं को जोड़ा, लेकिन 23 सितंबर को ऐसा घटा कि बवाल मच गया। जब 2 हड़तालियों की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तो जेनजी युवाओं ने लद्दाख बंद का आह्वान किया। मार्टर्स ग्राउंड लेह में शांतिपूर्ण विरोध हिंसा में बदल गया। भीड़ ने बीजेपी कार्यालय और चुनाव अधिकारी के दफ्तर पर हमला कर दिया, गाड़ियां आग के हवाले कर दी। पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और फायरिंग की। इसमें 4 मौतें हुई और दर्जनों घायल हो गए। तो किस तरह से आंदोलन ने हिंसा पकड़ ली, और यह बहुत गलत हुआ। केंद्र सरकार का कहना है कि जेएनसी प्रोटेस्ट जानबूझ के किया गया था, जो नेपाल और अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलनों से प्रेरित था, लेकिन स्थानीय कहते हैं कि यह 6 साल की बेरोजगारी, टूटे वादों और सांस्कृतिक खतरे का विस्फोट है। क्या यह सिर्फ मांगों का मुद्दा है, या कुछ और है, या साजिश है? अब सवाल यह उठता है कि हिंसा की चिंगारी किसने सुलगाई? केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2025 को एक प्रेस रिलीज जारी कर सोनम वांगचुक को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया। उनका आरोप है कि वांगचुक ने उत्तेजक बयान दिया, जिससे भीड़ भड़क गई। उन्होंने नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट और अरब स्प्रिंग का जिक्र किया। अरब स्प्रिंग मतलब 2010 में अरब के देशों में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट है, उसको किया जाता है। तो उन्होंने ये किया जो युवाओं को क्रांति के लिए उकसा सकता था। गृह मंत्रालय ने कहा कि वांगचुक ने हिंसा के बीच अपनी भूख हड़ताल तोड़ी और एम्बुलेंस से गायब हो गए, बिना स्थिति नियंत्रण करने की कोशिश किए। अपनी तरफ से कुछ नहीं किया उन्होंने। लेकिन वांगचुक का पक्ष भी हम जान लेते हैं। 25 सितंबर को दिए एक इंटरव्यू में वांगचुक ने कहा था, मैंने गोलीबारी के बीच लद्दाखी भाषा और हिंदी में शांति की अपील की। यह सरकार की स्केपगोट टैक्टिक है, मुझे बलि का बकरा बनाना। उन्होंने जोर दिया कि प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण था, लेकिन युवाओं का गुस्सा 6 साल की उपेक्षा से फूट गया। क्या वांगचुक जिम्मेदार थे? सबूतों से लगता है कि उनके बयान प्रेरणादायक थे, लेकिन उनके पिछले कुछ दिनों पहले के बयान कम भड़काऊ नहीं थे। बीजेपी ने कांग्रेस काउंसलर स्टेजिन सेपांग को मुख्य भड़काने वाला बताया है, जिसने कि आंदोलन के पहले और आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ की धमकी दी थी, कहा था कि बहुत बुरा होगा। लेकिन सरकार का फोकस अब वांगचुक पर है। हिंसा के ठीक बाद 25 सितंबर 2025 को गृह मंत्रालय ने सैकमॉल का FCRA रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। इसके पीछे वजह विदेशी फंडिंग का कथित उल्लंघन बताया गया। CBI ने 15 सितंबर को हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख HIAL और सैकमॉल
पर छापा मारा और 2022 से 2024 के फंडिंग दस्तावेज मांगे। आरोप था बिना FCRA अनुमति के विदेशी फंड लेना, इसके अलावा पर्सनल अकाउंट्स में ट्रांसफर और फंड्स का दुरुपयोग करना, जो कि कानून के खिलाफ है। विशेष रूप से 2021-22 में 3,35,000 रुपए का एक पुरानी बस बेचने का मामला जो है, उसमें पैसा FCRA अकाउंट में जमा किया गया, ऐसा आरोप है, जो सेक्शन 17 का उल्लंघन भी है। इसी तरह 54,600 रुपए लोकल डोनेशन को विदेशी बताया गया। गृह मंत्रालय ने कहा ये राष्ट्रीय हित के खिलाफ है और फंड्स अज्ञात इकाइयों को भेजे गए थे। इससे मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका को बल मिलता है। वांगचुक ने इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा हम विदेशी फंड पर निर्भर नहीं हैं। ये सर्विस एग्रीमेंट थे। UN को पैसिव सोलर हीटिंग की ट्रेनिंग दी थी। स्विस यूनिवर्सिटी और इटालियन ऑर्गेनाइजेशन को आर्टिफिशियल ग्लेशियर का ज्ञान दिया था, जिसकी फीस मिली थी। इस पर भी हमने टैक्स चुकाया है। ये बिजनेस था, डोनेशन नहीं था, ऐसा वांगचुक का कहना है। और इस पर FCRA फॉरेन कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट लागू नहीं होता है। वांगचुक के मुताबिक वे UN द्वारा आयोजित एक पर्यावरण कॉन्फ्रेंस में भाग लेने पाकिस्तान गए थे। वहां मंच पर सैकड़ों मीडिया और पाकिस्तानी मंत्रियों के सामने उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की थी। तो अगर उनके मन में भारत के विरुद्ध कुछ होता तो वो कुछ नहीं कहते, लेकिन सरकार ने इसका पाकिस्तानी कनेक्शन निकालकर इसे देशद्रोही घोषित कर दिया। इसी तरह 2020 में अर्थशास्त्री और नोबेल विजेता के तौर पर बांग्लादेश के यूनुस सोनम वांगचुक से खुद मिलने आए थे। तस्वीर सोनम वांगचुक ने खुद पोस्ट की थी। आज उसी तस्वीर के बहाने वांगचुक का 2025 में बांग्लादेशी कनेक्शन बताया जा रहा है। और तो और एक विख्यात कॉमेडियन के चीनी सैनिकों को रास्ता दिखाने वाले स्टैंड अप जोक, उसका बचाव करते हुए सोनम ने उसे माफ करने, उसकी पीड़ा समझते हुए मुख्य समस्या जो कि चीनी घुसपैठ है उसे सुलझाने का आग्रह किया था। तो इसे सोनम का ही बयान बताकर उसे चीनी एजेंट साबित करने की कोशिश की गई, बल्कि कर ही दिया गया। जबकि सोनम चीन के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। अब इन सभी मुद्दों पर जांच जारी है और सोनम ने जो सफाई दी है उसकी भी पड़ताल हो रही है। सवाल यह उठता है कि क्या लद्दाख में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है? सरकार का दावा है कि फंड्स ने आंदोलन को फंडेड बनाया। वांगचुक कहते हैं यह विच हंटिंग है। क्या UN या यूरोपीय फंडिंग ने लद्दाख को अस्थिर करने की साजिश रची है, या ये सिर्फ एक प्रशासनिक गलती है? ये सच्चाई जांच से ही खुलेगी। दरअसल लद्दाख का आंदोलन जेन ज़ी का प्रतीक बन गया है। लद्दाख के युवा जो बेरोजगारी और सांस्कृतिक क्षरण से तंग हैं, उनकी यूथ विंग ने शटडाउन बुलाया था और सोशल मीडिया पर लद्दाख स्टेटहुड ट्रेंडिंग हो गया। वांगचुक ने कहा सरकार ने जेन ज़ी को हिंसा के लिए मजबूर किया। नेपाल की तरह युवा क्रांति हो सकती है, जिससे कि बचना चाहिए, लेकिन केंद्र ने इसे गुमराह करने वाला बयान बताया। 24 सितंबर को गृह मंत्रालय ने कहा वांगचुक के नेपाल जेन ज़ी के संदर्भों ने युवाओं को मॉब फ्यूरी में धकेला। जो मॉब फ्यूरी होती भीड़, परिणाम स्वरूप आंदोलन हिंसक हो गया। इस मामले में 50 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है और स्कूल कॉलेज 2 दिन तक बंद रहे हैं। इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो अभी तक जारी है। यह प्रोटेस्ट सिर्फ मांगों का नहीं बल्कि डिजिटल युग के युवाओं का विद्रोह है, जो ट्विटर पर संगठित होकर सड़कों पर उतर आए। लेकिन क्या यह वाकई उकसावा था? इसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है, उसकी पड़ताल होना बहुत जरूरी है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इसके तहत की गई है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले लेह पुलिस ने DGP SD सिंह जामवाल की अगुवाई में उन्हें हिरासत में लिया। बाद में उन्हें दिल्ली और फिर वहां से जोधपुर की सेंट्रल जेल भेज दिया गया। तो वांगचुक अभी जोधपुर सेंट्रल जेल में है, जहां पे पहले सलमान खान थे। दोस्तों, सोनम वांगचुक के कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। देखिए, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये जरूर है कि उन्होंने गलत रास्ता चुना। वांगचुक ने लद्दाख के -40 डिग्री इलाके में रहने वाले भारतीय सैनिकों के लिए 30 डिग्री तापमान वाले टेंट बनाए थे। उनकी काफी तारीफ हुई थी और विदेशों में भी इसकी डिमांड है। वांगचुक लद्दाख में एक ऐसा नाम है
जिसने शिक्षा, पर्यावरण और किसानों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। वांगचुक ने अपनी जेब से करोड़ों रुपए दान भी किए हैं। अपनी आय पर स्वेच्छा से टैक्स भी भरते हैं वो, और बच्चों के लिए विश्वविद्यालय खड़ा किया उन्होंने। उन्हें आज देशद्रोही कहना, ये बात लद्दाख के युवाओं के गले नहीं उतर रही है। विडंबना यह है कि जिस व्यक्ति को रमन मैगसेसे सहित 30 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हों और जिसकी सोच पर 3 इडियट्स जैसी फिल्म बनी हो, जिसने पानी और शिक्षा की क्रांति से लद्दाख की तस्वीर बदली हो, वो आज देशद्रोही बन गया है। कैसे बन गया है, इसके पीछे का कारण है और क्या वाकई देशद्रोही है और नहीं है तो इसकी जांच होना चाहिए। 1989 के बाद लद्दाख में 23 सितंबर को सबसे खराब हिंसा फैली जो कश्मीर तक पहुंच सकती थी। इसके अलावा एनजीओ पर खराब असर होगा। जो सैक बॉल है, जो बंद हो गया है, जो बंद हो सकता है, वो हजारों छात्रों को शिक्षा देता है, तो वो बंद हो जाएगा तो बहुत लोगों का नुकसान होगा। इसका राजनीतिक कारण भी बन रहा है। विपक्ष जो है पीडीपी और कांग्रेस ने इसे दमन बताया है, जो चुनावी माहौल गरमा सकता है। तो क्या ये लद्दाख को नेपाल या मणिपुर जैसा बना देगा, ये बड़ा सवाल है, लेकिन सरकार इस पर पूरी नजर रखे हुए है। लद्दाख में आंदोलन और हिंसा की घटनाएं देखकर अत्यंत पीड़ा होती है। लद्दाख के लोग सरल, भोले और निष्कपट स्वभाव के हैं। बौद्ध धर्म का पालन करने वाले, इस कारण से वे अत्यंत दयालु भी हैं, अहिंसक भी हैं। यही लोग दुनिया के सबसे श्रेष्ठ पर्वतीय सैनिक माने जाते हैं। उन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान किया है और अपनी वीरता के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार भी मिले हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है लद्दाख के लोगों के साथ। दोस्तों, लद्दाख भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक सीमावर्ती क्षेत्र है। सरकार ने इस क्षेत्र के दुर्गम इलाकों तक पहुंच मुहैया कराने और इसे विश्व का एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने में पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते। इसलिए सरकार किसी प्रकार से बहादुर और देशभक्त लद्दाखी जनता को उपेक्षित या निराश नहीं करेगी। सरकार उनके दुख दर्द के प्रति संवेदनशील भी है, लेकिन लद्दाखियों की मांगे, उन पर चर्चा करना जरूरी है। वे संविधान की 6ठी अनुसूची का अनुपालन चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं इसका वादा किया था। यह प्रावधान कुछ पूर्वोत्तर राज्यों और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में लागू भी है। तो क्या ये लद्दाख में लागू हो सकता है? इस पर स्थानीय लोगों से चर्चा की जा सकती है, उनसे बातचीत करके निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अब बात करते हैं शेड्यूल 6 की। सवाल यह है कि 6ठी अनुसूची क्यों मांगी जा रही है? दरअसल लद्दाख की 97% आदिवासी आबादी बौद्ध मुस्लिम है। लद्दाख के नाजुक हिमालयी पर्यावरण, वहाँ के ग्लेशियर और वन जीवों को बाहरी निवेश जैसे हाइड्रो पावर, खनन आदि से खतरा भी है। 6ठी अनुसूची लेह और कारगिल हिल काउंसिल को स्वायत्तता देगी, जिससे वे जमीन, पर्यटन और खनन पर कानून बना सकते हैं। ये सांस्कृतिक संरक्षण और स्थानीय रोजगार सुनिश्चित करेगा, लेकिन इसको लेकर चुनौतियां भी हैं। 6ठी अनुसूची से केंद्र का लद्दाख पर नियंत्रण कम हो सकता है, जो रक्षा और रणनीतिक परियोजनाओं जैसे सड़कें, हवाई अड्डे और बड़े इंस्टॉलेशंस, इनको प्रभावित कर सकता है। लद्दाख में मौजूद रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो भारत के लिए सबसे ज़रूरी है, अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके खनन पर रोक लग जाएगी। तो भारत को जो जैसे बहुत सारे टाइटेनियम या दूसरी चीज़ें चाहिए, ये वो नहीं मिल पाएंगे। तो क्या लद्दाख के लिए अनुच्छेद 371 उपयुक्त हो सकता है 6 शेड्यूल की जगह? लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और अनुच्छेद 371 जैसे 371H अरुणाचल के लिए है। वहाँ केंद्र के नियंत्रण को बनाए रखते हुए स्थानीय रोजगार, जमीन और संस्कृति की रक्षा कर सकता है। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे चीन पाक सीमा में केंद्र की प्राथमिकताओं जैसे रक्षा, बुनियादी ढांचा आदि को प्रभावित किए बिना मांगों का आंशिक समाधान दे सकता है। लेकिन क्या अनुच्छेद 371 से लद्दाखी लोगों की मांग पूरी हो सकती है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। लद्दाख के लिए अनुच्छेद 371 एक संतुलित समाधान हो सकता है, जो केंद्र के नियंत्रण और स्थानीय मांगों में संतुलन बनाए रखेगा, दोनों के बीच में। मतलब आपके पास भी अधिकार है और केंद्र के पास भी है। 6ठी अनुसूची अधिक स्वायत्तता देगी, लेकिन रणनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियां बढ़ाएगी। केंद्र ने 2024 में एक समिति बनाई है जो दोनों विकल्पों पर विचार कर रही है। लद्दाख की मांगे वाजिब हैं, लेकिन भारत को राष्ट्रीय हित और क्षेत्रीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना होगा। राष्ट्र हित सर्वोपरि है, देश से बढ़कर कुछ नहीं है। आज लद्दाख में रोजगार एक बड़ी चुनौती है। सोशल मीडिया के जरिए युवा अपनी आवाज बुलंद तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार से बातचीत बहुत जरूरी है। भौगोलिक दृष्टि से लद्दाख चारों ओर से पहाड़ों से घिरा है
और पर्यावरणीय रूप से भी अति संवेदनशील क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ऐसे में सरकार का कर्तव्य है कि वो लद्दाखी लोगों का भरोसा जीते, उनको भरोसे मिले, बातचीत और संवाद के माध्यम से हल निकालने की कोशिश करे। यदि सरकार ने पहल की होती तो हिंसा की नौबत नहीं आती, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये लोग भूख हड़ताल कर रहे थे, इस मुद्दे को उठा रहे थे। सरकार की तरफ से कोई ना कोई जाके बातचीत तो करता, और करी भी, ऐसा नहीं है पूरी तरह से इग्नोर किया है। हम सब जानते हैं कि लद्दाख को किसी भी कीमत पर भारत से अलग थलग नहीं किया जा सकता। वहाँ हुई हिंसा भी उतनी दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है। भारत के शत्रु ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या लद्दाख में बाहरी एजेंसियां एक्टिव हैं, इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इसलिए सबसे पहले कानून व्यवस्था बहाल करना आवश्यक है। साथ ही इस मुद्दे को संवेदनशीलता और समझदारी से सुलझाना ही सही रास्ता है। दोस्तों, लद्दाख का ये संकट हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मांगों को मनवाने के लिए हिंसा का रास्ता ठीक नहीं है। अगर आपको कोई मांगे है तो उसको जरूरी नहीं कि हिंसा करें, आंदोलन करें। सोनम वांगचुक निर्दोष है, दोषी ये जांच बताएगी। लेकिन एक बात साफ है, स्पष्ट है कि देश की सुरक्षा पहले देखी जाएगी, साथ ही संवाद से समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। 6 अक्टूबर को, मतलब आने वाली 6 अक्टूबर को सरकार की LABA KDA के साथ एक अहम बैठक है। उम्मीद है लद्दाख में शांति लौटेगी। इस मुद्दे पर आपकी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।